हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग चैप्टर चला रहे थे हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, और 2 वीडियो इसमें अपलोड हो चुके हैं। और जो है इससे पिछले वाला वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट था, शायद आपने देख लिया होगा। SN1 एंड SN2 रिएक्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी वीडियो से पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से आते हैं। तो बच्चों आज हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स। ठीक है, अच्छा देखो, न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा हूं मैं, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। तो पहले ये समझते हैं कि हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन। अच्छा ये देखो, मैंने कोई हेलो एरिन यहां पर लिखा है, ये X, और ये दूसरा हेलो एरिन मैंने यहां पर बना दिया X। ठीक है, अब समझिए पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन में क्या होगा। एक न्यूक्लियोफाइल बच्चों इसको रिप्लेस कर देगा। ये तो हो रहा है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हेलो एरिन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू खुद रिप्लेस हो जाएगा और हमें जो है एक इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हेलोजन। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं ESR, तो बच्चों यहां पर हेलोजन कभी रिप्लेस नहीं होता, बल्कि कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। और कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? ऑर्थो और पैरा वाला। ठीक है, ये आपको मालूम होगा क्यों ऑर्थो पैरा वाला होगा। तो X तो वैसे रहेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह में आ जाएगा और दूसरा जो है इसकी जगह में आएगा। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जनरली जितने भी बेंजीन के डेरिव होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली कोई भी बेंजीन कंटेनिंग या उसका डेरिवेटिव नहीं देता है। लेकिन बच्चों अगर कंडीशन ड्रास्टिक की जाए, ड्रास्टिक मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक में क्या रिप्लेस होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या रिप्लेस होगा। तो इस तरह की रिएक्शन तो मैंने बहुत सारे करवा दिए, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, आज इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जनरली मैंने क्या बोला कि जनरली जो है, जो हेलो एरिन है और एक और कंपाउंड हमारे पास है ये विनाइल, यहां पर X लिख देते हैं ना, हाँ, विनाइल टाइप के कंपाउंड जनरली डू नॉट गिव SN रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशन में SN रिएक्शन नहीं देते हैं। अब बात आती है कि क्यों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इनकी हम कंपैरिजन करें एल्काइल हैलाइड से, तो बच्चों एल्काइल हैलाइड आसानी से SN रिएक्शन देते हैं, जबकि ये डिफिकल्टी से SN रिएक्शन देते हैं, है ना। डिफिकल्टी मतलब ये जनरली देंगे नहीं, देंगे तो बहुत मुश्किल से देंगे, हमें ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उन फैक्टर की तरफ जाते हैं कि जिनकी वजह से ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होगी कि फैक्टर विच गवर्न या विच अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शन इन हेलो एरिन एंड विनाइल हैलाइड, है ना, ये डबल बॉन्ड है, विनाइल हैलाइड। क्यों नहीं देते हैं? देखो, अब वो 5 फैक्टर आपको देखना है, कई बार उनसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। नंबर वन रीजन है बच्चों रिजोनेंस। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास है
ये देखो एक्स, अच्छा एक्स को चलो मैं Cl मान लेता हूं ना, ठीक है। इस पर लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहां सप्लाई होगा, ये लोन पेयर यहां सप्लाई होगा। तो अब आपको क्या दिखेगा, देखो यहां पर माइनस चार्ज आ गया और यहां पर बच्चों डबल बॉन्ड आ गया। तो यानी जो Cl है वो बेंजीन से डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू द रिजोनेंस, इस तरह से। अच्छा, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो यहां पर रिजोनेंस नहीं है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अब ये बताइए कि डबल बॉन्ड को हटाना मुश्किल है कि सिंगल बॉन्ड को हटाना मुश्किल है? डबल बॉन्ड को हटाना मुश्किल है कि डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। तो रिजोनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस Cl को आसानी से रिप्लेस नहीं होने देता है ना। हमने Cl को रिप्लेस करना है, ठीक है, और उसकी जगह में न्यूक्लियोफाइल लगाना है, लेकिन रिजोनेंस की वजह से Cl को रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। एल्किल हैलाइड में यह काम आसान हो जाता है। पहला रीजन समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन है, देखो बच्चों, इन अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल फिनाइल कैटाइन। अच्छा देखो, जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये निकलेगा और इसकी जगह में जो है इस तरह का एक कैटाइन बनेगा और उसके बाद इस कैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद जो है हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से। ये तो हुआ ना। तो बच्चों देखिए, ये जो कैटाइन है ये अनस्टेबल कैटाइन है। तो जब जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल बनेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी अनस्टेबल बनेगा। इसीलिए जो है इसमें जनरली से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर मैं RRR और Cl, ठीक है भाई, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरिन के, एक हेलो एरिन और एक हेलो एल्केन की कंपैरिजन करो तो बच्चों ये जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बजाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये तो पढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से बच्चों ये X को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और जब ये X को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो X को निकालना मुश्किल हो जाएगा। sp3 में इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम है, sp2 में ज्यादा है, तो ये बॉन्ड Cl X को अपनी तरफ खींचेगा, ये Cl को जो है उतना अपनी तरफ नहीं खींचेगा जितना ये खींचेगा। इसीलिए दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर X को निकालना मुश्किल है, यहां पर इस X को निकालना आसान है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो ये तीन रीजन हमारे पास है, रिजोनेंस, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फिनाइल कैटाइन और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इनकी वजह से जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो आयरन में काफी मुश्किल हो जाती है। नोट करो, दो और बताने वाला हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तीन हो गया भाई। अच्छा, अब चौथा हमारे पास है पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट है ना। देखो एक्स एक्स आर एक्स है ना, एल्किल हैलाइड के साथ हम इसकी तुलना करेंगे। बच्चों देखो यहां पर जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो लेस पोलर है और ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है। अब कैसे, देखो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लगभग बीच में रहने वाला है। sp2 भी खींच रहा है और x भी खींच रहा है, तो दोनों की पावर लगभग बराबर है।
तो लगभग ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रहता है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रहेगा तो ऊपर जो है जो माइनस चार्ज है और नीचे प्लस चार्ज है उसका सेपरेशन कम होगा। लेकिन यहां पर sp3 की खींचने की पावर ज्यादा है, सॉरी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है x की तरफ रहेगा, इसीलिए x पर माइनस ये ज्यादा आएगा और इस पर प्लस जाएगा। इस पर भी माइनस और प्लस, इस पर भी माइनस और प्लस। लेकिन बच्चों इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, मोर पोलर, और ये है लेस पोलर। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डायपोल मोमेंट कम है। अगर इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो 1.68 और इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो 1.98, ये डायपोल मोमेंट इसका है। जो ज्यादा पोलर होता है उन बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जो कम पोलर होता है उन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ये तो है ना, ज्यादा पोलर ज्यादा सेपरेशन, तो बॉन्ड इजीली निकल जाएगा, लेकिन कम पोलर है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए जो है हेलो एरिन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। लास्ट रीजन हमारे पास है बच्चों रिपल्शन। अब किस किस के बीच रिपल्शन होगा देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हेलो एरिन है, ठीक है, और एक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने वाला है। तो बच्चों ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, यानी ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है और आप अटैक भी माइनस चार्ज का करवा रहे हो। तो इस माइनस चार्ज और इस माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो जनरली न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपल्शन है, यहां भी माइनस चार्ज यहां भी माइनस चार्ज है। हाँ, अगर यहां प्लस चार्ज होता तो ये आसानी से बेंजीन पर अटैक करता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल करता है। इसीलिए जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जनरली ये 5 रीजन हमारे पास जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन में पॉसिबल नहीं है इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एक तो रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फिनाइल कैटायन, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट, और पांचवा है रिपल्शन। ठीक है भाई, तो ये 5 के 5 आप नोट करो। तो ये कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलो मिटा दो। तो आप देखो, है ना, अब हमने क्या करना है कि जनरली हमने रिएक्शन करवानी है हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, चलो भाई देख लेते हैं। ये हमारे पास Cl है और हम यहाँ पे करवाने वाले हैं NaOH। NaOH एज ए सॉल्वेंट लिया, तो बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, OH माइनस। ठीक है, अच्छा, ऊपर हमने कंडीशन लिखी 638 केल्विन और 300 atm, ये प्रेशर हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर और न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा बच्चों, Cl को रिप्लेस करना है, किसने, OH ने। तो OH उसकी जगह में आ जाएगा और प्लस Cl Na के साथ निकल जाएगा, NaCl। तो ये हमारा था क्लोरोबेंजीन, तो ये बना हमारा फिनॉल। क्लियर, ये वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे। अच्छा, अगर आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा होगा तो इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसका नाम है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, ठीक है, वहां भी पढ़ाऊंगा लेकिन यहां भी देख लीजिए, डाउ प्रोसेस, इसको नाम है डाउ प्रोसेस। क्लियर। दूसरी रिएक्शन देखिए, आपको अंतर मालूम चल जाएगा। कंडीशन वही, Cl रिप्लेस हो जाएगा OH के थ्रू, इस तरह से। देखो है ना रिएक्शन किस तरह से हो रही है। देखो है ना, क्या लग रहा है आपको कि NO2 ग्रुप के इंट्रोडक्शन से हमें
रिएक्शन इजी हो रही है ना। अब ये काम आसानी से टेम्परेचर में हो जाएगा, वार्म, केवल गर्म करने भर से हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन है पूरी की पूरी, है ना। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा इसमें HCl का भी यूज करते हैं ना, H प्लस और H प्लस एसिडिक कंडीशन में। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन का हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, हमें मिला फिनॉल। रिएक्शन कंडीशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखो एक NO2 ग्रुप जोड़ने से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 का नेचर है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी धीमी हो गई, यानी अब थोड़ा सा कम टेम्परेचर और कम प्रेशर में काम हो गया। एक NO2 ग्रुप और आया, देखो यहां पर, तो अब रिएक्शन कंडीशन और कम हो गई। और 3 NO2 ग्रुप आने से अब केवल गर्म करने भर से ही और वीक न्यूक्लियोफाइल से ही काम चल जाएगा। केवल देखो आप रिएक्शन कंडीशन में ना तो ज्यादा टेम्परेचर ना तो ज्यादा प्रेशर है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अपना काम कर रहा है। इन 4 रिएक्शन से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडेड, द ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन। बस ये नोट करना आपने, कई बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉट मेटा, ध्यान रखना। व्हेन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और NO2 क्यों लिया हमने, क्योंकि NO2 की पावर सबसे ज्यादा होती है। NO2 हमने लिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसान कर देगा हेलो एल्केन और हेरोएरिन में। देखो हो रही ना, आसान हो रही है, और 3 NO2 होंगे तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। तो ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। इसका उल्टा एकदम सही है। अगर कोई बच्चों व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, डिफिकल्ट इन SN रिएक्शन, डिफिकल्ट ऑफ SN रिएक्शन इन हैलोएरिन्स। भाई ये 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल होगी। क्लियर कंसेप्ट, देख लो, ध्यान से देख लो इसे, है ना। चलो अच्छा, अब अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से रिएक्शन आसान क्यों हुई, तो देखिए बच्चों, इसकी थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। आपने यहां जोड़ा NO2, है ना, ये प्लस है, और यहां पे हमने जोड़ा Cl, और देखो ये OH अटैक करेगा, तो बच्चों ये इधर जाएगा और यहां पर आने वाला प्लस चार्ज, तो OH कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, ये OH और ये Cl, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज घूमता रहेगा, एक बार यहां आएगा एक बार यहां आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखिए ये OH, ये Cl, और इस पूरे के ऊपर माइनस चार्ज और ये N डबल बॉन्ड और O माइनस, ठीक है। अब बच्चों देखो ये माइनस चार्ज जो है एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, ऐसा है, ठीक है। और यहां पर जब ये माइनस चार्ज आएगा तो NO2 का नेचर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये इस माइनस चार्ज को विड्रॉ करेगा। और आपको पता है जब माइनस चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिक्रीज चार्ज इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और बच्चों जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आसान होता है, यानी Cl को निकालना आसान हो जाएगा।
समझ रहे हो मेरी बात? तो विड्रॉइंग ग्रुप आने से स्टेबिलिटी बढ़ी क्योंकि चार्ज कम हुआ, और चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ी, और स्टेबिलिटी बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हुई, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, माइनस माइनस माइनस, जैसे ONH मान लिया जाए, मैंने लगा दिया ONH, और यहां है OH और यहां है Cl, है ना? ठीक है। और इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा माइनस चार्ज है। तो OH का काम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन देना, है ना? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग। और बच्चों जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज स्टेबिलिटी, और डिक्रीज स्टेबिलिटी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात आपको यह रखनी है कि अगर क्लोरोबेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी आसान होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। वो माइनस चार्ज जो है उसको स्टेबल करना हमें, और स्टेबल तभी होगा जब वो डिक्रीज होगा। कंसेप्ट क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक ये है और एक ये है, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? सीधी सी बात है, विड्रॉइंग वाला रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, या रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना? दोनों, रेट ऑफ एस एंड रिएक्शन ये भी बोल सकते हैं, या फिर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बात एक है ना, हाइड्रोलाइसिस ही हुआ हो क्योंकि हमने OH को लगाना है और Cl को हटाना है, तो दोनों एक ही चीज है। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी पूछा जा सकता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। तो विड्रॉइंग ज्यादा होगा और डोनेटिंग कम होगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? Cl, है ना? ये वाला। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात? Cl यानी ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे हमारे पास जब क्लोरोबेंजीन हो और उसके ऊपर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हो और उसके ऊपर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। समझ गए मेरी बात? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको बोला जाए कि ये Cl है और बच्चों ये NO2 है एट मेटा पोजिशन, एंड मैंने किया Cl एट पैरा पोजिशन, तो बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? देखो, जब NO2 मेटा पे होता है तो रिजोनेंस वहां पर अप्लाई नहीं होता है, वहां पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा। और बच्चों NO2 कौन सा इफेक्ट करता है? -I। लेकिन जब ये पैरा पर होता है तो इंडक्टिव के साथ साथ ये रिजोनेंस भी करता है, तो -R और -I दोनों इफेक्ट होंगे, तो दोनों क्या करेंगे? कंबाइंड करके विड्रॉ करेंगे। लेकिन यहां पर जो है विड्रॉ कम हो रहा है, देखो केवल एक ही इफेक्ट है, यहां पर दो इफेक्ट है, तो दोनों का कंबाइंड ज्यादा विड्रॉ, एक का कंबाइंड कम विड्रॉ, तो ज्यादा विड्रॉ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया? ठीक है, तो पैरा और ऑर्थो पे जुड़े होंगे तो हमेशा ज्यादा होंगे बजाय मेटा से। ठीक है, एक और चीज बताओ, अगर मान लिया जाए कि Cl हो और Cl प्लस मेटा हो तो तब किसका होगा? तब बच्चों इसका होगा, मेटा, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ विड्रॉ तो है, यहां पर तो कुछ भी विड्रॉ नहीं है, तो यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा बजाय इस पर। क्लियर? लेकिन पैरा पर जो है मेटा से ज्यादा होगा, ध्यान रखिए। तो ये पूरा कंसेप्ट है यहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कंसेप्ट क्लियर? नोट करो जरा इसे फटाफट। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन देखना है और किसके हिसाब से? जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिसाब से। ठीक, तो दो चीजें आप नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर दो होंगे तो ज्यादा होगा, तीन होंगे तो और ज्यादा होगा, एक होंगे तो उनसे कम होगा।
समझे मेरी बात। और जितना ज़्यादा डोनेटिंग बढ़ेगा उतना कम होता जाएगा। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ESR ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा ESR में हमने आप बात की थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है इसमें ना, कि क्लोरोबेंजीन है और वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो क्लोरोबेंजीन के एक ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और एक पैरा पोजीशन पर जाएगा, है ना, ऐसे था ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बच्चों जो क्लोरोबेंजीन है, अगर आपको पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा उसका रेट किस में ज़्यादा होगा, ये मैंने शायद पिछली बार भी बताया था। तो बच्चों हमेशा रेट क्लोरोबेंजीन में कम होता है, इसमें फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ ESR बेंजीन का ज़्यादा होगा, क्लोरोबेंजीन का कम होगा। इवन दो क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन हैलोजन एक्सेप्शन था। ठीक है, उसका रीजन क्या है देख लीजिए, क्यों हैलोजन एक्सेप्शन है। जब बच्चों बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो हैलोजन पर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट यहां पर ऑपरेट होंगे। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये हुआ +R। लेकिन बच्चों हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा किसकी तरफ जाएंगे, हैलोजन की तरफ जाएंगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, -I। पता है ना, दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं, -I भी है और -R भी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है। ठीक है, जनरली हम ये मानते हैं कि रिजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव के, लेकिन बच्चों हैलोजन के केस में दूसरा है। यहां पर इन केस ऑफ हैलोजन -I विल बी मोर इफेक्टिव देन +R। ध्यान रखिए, यहां पर -I इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है बजाय +R के, तो अल्टीमेटली किसको गिना जाएगा, -I को गिना जाएगा। तो ये क्या करेगा बच्चों, बेंजीन के जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन है उनको ये विड्रॉ कर लेगा, तो बेंजीन के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर कम अटैक करेगा, यानी क्या डिफिकल्ट से अटैक करेगा और इस पर जल्दी से अटैक करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस -I की वजह से कम हो गया। समझे मेरी बात। तो रेट कौन डिसाइड कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, रिजोनेंस। ठीक है, तो रिजोनेंस डिसाइड करेगा ओरिएंटेशन, ORIENTATI, यहां पर लिख देता हूं अभी, है ना। तो क्लोरीन के यहां पर दो इफेक्ट है, एक तो वो ऑर्थो और पैरा भी है, लेकिन साथ में रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न बाय -I और ओरिएंटेशन यानी ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, इज डिसाइडेड बाय +R। क्लियर। तो +R की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा होता है और -I की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेंजीन से कम होता है। बस ये बात आपको बताना था, तो ये याद रखना आपको। कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्थो और पैरा डायटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो हैलोजन है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर। चलो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से हम अभी आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। तो ये तो पिछली बार मैंने बताया था, थोड़ा सा और आपको जानकारी मैंने दे दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसके बेसिस पे क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं।
तो पहला हमारे पास है, देखो क्लोरोबेंजीन, ये पहला, ABCD करेंगे, ABCD ना, ए। वैसे ये बहुत इजी है ना, बी। इसको सॉल्व करो भाई आप लोग, है ना, आराम से हो जाएगा वैसे। NO2 एंड NO2, ये C सॉल्व करो, ये फर्स्ट। अब सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है भाई। Cl, CH3, Cl एंड CH3। मेटा का भी ध्यान रखना है, C। तीसरा Cl, Cl, मेटा का भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कहीं मेटा ना जुड़ा हो। ठीक है, सॉल्व करो, बहुत इजी है, ठीक है। हो गए, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं बता देता हूं। ABCD में देखो, यहां पर ये तो ए और ये एक हो गया ना, ना 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 ना, थोड़ा सा चेंज करता हूं ना, थोड़ा सा चेंज भाई, माफ करना। ये मेटा पर है, सॉरी बच्चों, ये मेटा पर है। अब सॉल्व करो। तो सबसे पहले बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर जो है मेटा और ऑर्थो है, तो दोनों विड्रॉइंग है, तो वो क्लोरोबेंजीन से ज्यादा हो गए। तो सबसे कम ए, उसके बाद सी और उसके बाद बी। कंसेप्ट क्लियर? इसमें देखो विड्रॉइंग, ठीक है। तो ऑर्थो पर है तो +H डोनेटिंग, सॉरी ये दोनों डोनेटिंग है ना। ऑर्थो पर है तो +H ये भी डोनेटिंग करेगा, ठीक है बच्चों, और +I, यहां पर केवल +I, तो ये कम डोनेटिंग, ये ज्यादा डोनेटिंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम। तो सबसे ज्यादा होने वाला है क्लोरोबेंजीन का, तो A सबसे ज्यादा, ठीक है, B सबसे कम और C थोड़ा सा और ज्यादा। क्लियर कंसेप्ट? यहां पर देखो ABC, ऑब्वियसली C सबसे ज्यादा, थोड़ा सा B कम, A सबसे कम, तो A सबसे कम, B सबसे थोड़ा सा ज्यादा एंड C सबसे, तो बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो हो गए होंगे सॉल्व मेरे हिसाब से, है ना। चलो अब थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देते हैं। अब पूछा है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बात एक ही है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन Br, दूसरा क्वेश्चन Br, ध्यान रखना बेंजीन भी हो या बेंजीन नहीं भी हो सकता है, Br, ठीक है। और चौथा हमारे पास है Br, ठीक है। चलो सॉल्व करो। क्या होगा, देखो यहां पर जो हिंट है बच्चों वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो अगर Br को हटा दिया जाए तो ये कार्बोकैटायन, यहां Br को हटा दिया जाए ये कार्बोकैटायन, यहां Br को हटा दिया ये कार्बोकैटायन, लेकिन बच्चों ये फिनाइल है, देखो फिनाइल सबसे लास्ट हाइड्रोलाइसिस होंगे, सबसे पहले एल्काइल वाले होंगे, लास्ट में एराइल वाले होंगे, तो ये सबसे लास्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको A, B, C और D मान लूं तो इन तीनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी D का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। फिर देखो ये वाला कार्बोकैटायन, ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड आने से एलाइल हो गया ये, और एलाइल कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, तो वे C, उसके बाद B और सबसे लास्ट में A।
तो ए सबसे लीस्ट आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। एरोमेटिक सबसे बाद में आएंगे, एलिफेटिक पहले आएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग reactivity of CX bond towards न्यूक्लियोफाइल। पूछने के तरीके अलग अलग है, बात एक ही है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स, सॉरी ये है ना, ये वाला पहला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन, और चौथा वाला ऑप्शन। अब मुझे बताओ CX बॉन्ड है, किसमें जल्दी टूटेगा? ठीक है, अच्छा कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले एल्काइल आएंगे, बाद में एराइल आएंगे, है ना, क्योंकि एराइल लीस्ट सेंसिटिव होते हैं, एल्काइल जल्दी होते हैं। एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा, एराइल में लेट में होगा। अगर एराइल एराइल होंगे फिर कंसेप्ट अलग है, ध्यान रखना। अगर एक एराइल है और एक एल्काइल है तो एल्काइल का सब्स्टिट्यूशन पहले होगा और एराइल का बाद में होगा, इस तरह ध्यान रखना। तो सबसे पहले इन दोनों को लिखते हैं। दोनों में बच्चों देखो, ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली टर्सरी का सब्स्टिट्यूशन पहले, सेकेंडरी का सब्स्टिट्यूशन बाद में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, अगर मैं इनको ABCD लिख दूं, तो C का हाइड्रोलाइसिस या C का CX बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, उसके बाद D का टूटेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में विड्रॉइंग आने से सब्स्टिट्यूशन इजी होगा, यहां पर कोई विड्रॉइंग नहीं, सब्स्टिट्यूशन लीस्ट इजी होगा। तो देन हमारे पास B और लास्ट में आएगा A। तो A सबसे लीस्ट और C सबसे फास्ट, या C आसानी से टूटेगा, ये कम टूटेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजली किस में होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, देखो। अब ये तो आपको खुद करना है ना, देखो Cl और नीचे लगा है पैरा पोजीशन पर NO2, इधर लगा है Cl, CH3, इधर लगा है Cl, OCH3, और इधर लगा है ओनली Cl। तो चलो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी आप बता सकते हैं और किसका सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा या इजीली होगा वो भी आप मुझे बताओ, ठीक है। तो बहुत आसान है। हिंट क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अच्छा चलो, तो कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे पास और हैं, वो कल के वीडियो पे डिपेंड है। कल आप, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, है ना, SN1 एंड SN2, ये 2 रिएक्शन हमारे पास थी पिछले वाले वीडियो में। तो 2 और क्वेश्चन मेरे पास है, वो भी मैं लिख के लाया, तो वो भी सॉल्व करो जरा, काफी इंपॉर्टेंट होगी। वो पिछले वाले वीडियो पे डिपेंड है ना, तो बस फिनिश करते हैं फिर। अच्छा देखो, Br, यहां F, यहां NO2, है ना, और इधर दे रखा बच्चों PHS माइनस Na प्लस DMF। इसका आंसर बताओ, सॉल्व करते जाओ, फिर मैं आपको बताता हूं। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहले तो ये पता करो कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है, पहले तो ये पता करना हमें। तो बच्चों देखो, सॉल्वेंट भी दे रखा है और न्यूक्लियोफाइल भी दे रखा है। तो
तो जहां सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल होता है वो रिएक्शन हमेशा SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होती है। यहां भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब दोनों रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होंगी। कंसेप्ट क्लियर। अब दूसरा ये देखो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। यहां पर ये वाला देखो, इतना हिस्सा न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज, और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो दो चीजें हमने मालूम करनी। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में बच्चों दो हैलोजन है, एक Br है और एक F है। कौन रिप्लेस होगा, क्या लगता है? देखो बच्चों, जो F है वो बेंजीन से जुड़ा है और जो Br है वो इनडायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है। इसका मतलब Br जो है एल्काइल नेचर का है और F जो है एराइल नेचर का है। ये तो हुआ ना, क्योंकि F डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है। तो इसका मतलब F पर तो रिजोनेंस होगा लेकिन Br पर रिजोनेंस नहीं होगा। तो किसको निकालना आसान है? Br को निकालना आसान है, F को निकालना आसान नहीं है। तो F तो रिप्लेस होने से रहा, नहीं होगा रिप्लेस। तो ये और ये तो ऐसे रहे, कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। अब Br रिप्लेस होगा किसके थ्रू? PHS के थ्रू। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जो Br है वो क्या है? अबव द प्लेन है। देखो ना, यानी ये डार्क लाइन में है ना, डार्क लाइन में अबव द प्लेन होता है। और जब SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इन्वर्जन होता है। मालूम है ना आपको इन्वर्जन? इन्वर्जन में क्या बोलते हैं इसको? ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। अगर ये अबव द प्लेन है तो इन्वर्ट होकर ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। क्लियर? तो अब जो हमारा आंसर होगा वो देखो, F नहीं रिप्लेस होगा, NO2 रिप्लेस भी नहीं होगा। और बच्चों ये देखो, ये ऐसे आएगा। और अब जो हमारा Br है उसकी जगह में क्या लग जाएगा? SNPH। न्यूक्लियोफाइल तो ये, लेकिन वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। ये आंसर आएगा। कंसेप्ट क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर भी जो है दो हैलोजन है रिप्लेस होने के लिए, लेकिन यहां पर बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन का कोई मतलब नहीं। यहां पर आपको यह देखना है कि मैं Cl को रिप्लेस करूं कि I को रिप्लेस करूं। तो बच्चों देखो, I डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो यहां पर रिजोनिंग की वजह से डबल बॉन्ड है, तो I का रिप्लेस होना मुश्किल है। Cl जो है एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कार्बन से जुड़ा है। यहां पर ना एल्काइल कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर रिजोनेंस नहीं है, तो Cl का रिप्लेस होना आसान हो जाएगा। तो अब Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? Cn। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो, I जैसा का जैसा रहेगा और बस इतना करना। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। PDF में जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको सारे, वहां पर क्वेश्चन लगाइए। एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एराइन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद का जो ऑर्गेनिक में आएगा वो लूंगा, यानी एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।